हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले फिजिक्स की, है ना। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फिजिक्स। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कि ये फिजिक्स जो है हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों तो आप कहोगे कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि साइंस ही क्या है ना। फिजिक्स पे तो हम आएंगे बच्चों, अभी इसके बाद फिजिक्स क्या होता है, उसके है ना क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों जो हम साइंस वर्ड है ये तो हम छोटी क्लासेस से ही सुनते आए हैं। 6th क्लास से हमको है ना स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है साइंस। ओके, एक बुक भी हमको पढ़ाई जाती है साइंस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे उसी साइंस की बात करने वाला हूँ कि साइंस से आप क्या समझते हो, जो साइंस कैसे डिफाइन करोगे। तो आप क्या बोल दोगे, ऐसे कि वो साइंस एक सब्जेक्ट है जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, मतलब साइंस क्या है। ठीक है, अगर आपने जो 11 ठीक है हमने उसको स्कूल में पढ़ा है ना। 6th क्लास से लेकर हम हायर क्लासेस तक 10th तक पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि आप उस साइंस अभी तक आप साइंस में क्या पढ़ते आए हो, ओके, तो आप कहोगे बच्चों कि साइंस में हमने हीट के बारे में पढ़ा है ना। हमने डे और नाइट के ऑकरिंग के बारे में पढ़ा है कि अर्थ सरफेस पे डे और नाइट क्यों होता है, उसके कॉजेस हमने जान लिए हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। ये सारी बातें बच्चों ठीक है ना। रेन क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, उसका रीजन हमने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे जो एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ी है, ये सारी चीजें। तो आपने जो साइंस में पढ़ा है मतलब वो एक्शन में क्या है ना। तो आप कहोगे जो आप साइंस में पढ़ते हो उस चीजों से आपको क्या होता है, जो एक नॉलेज होता है ना। आपको क्या मिलता है, एक नॉलेज मिलता है। किसका नॉलेज मिलता है, तो हमारे आसपास जो ऑकरिंग होने वाली है ना नेचुरल फेनोमेनन है, आपको उसका नॉलेज मिलता है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है, प्लांट्स का बड़ा होना, उसमें फूड प्रोड्यूस होना, फ्रूट्स प्रोड्यूस होना, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसका नॉलेज आपको मिलता है। दूसरा जो हीट इंजन, आपको हीट के बारे में आपने पढ़ा है, हीट से चलने वाले इंजन के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको इसका नॉलेज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले डिवाइसेस, आपने जनरेटर पढ़ा है, ये सब पढ़ा है सारी बातें। तो आपको आप जो साइंस की बुक में आपके पास जो मटेरियल है, जो प्रिंट मटेरियल आपके पास है, ठीक है, उससे आपको क्या हो रहा है, नॉलेज हो रहा है। जो आपका नॉलेज बढ़ रहा है हमारे आसपास होने वाली, डेली लाइफ में होने वाली नेचुरल फेनोमेनन का, है ना। तो वही जो नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन। अब ये जो नॉलेज है जो आपके पास, क्या ये एक जनरल नॉलेज है ना, कि एक डिटेल नॉलेज है ना। जनरल नॉलेज से मतलब जो सिंपल सा एक सादा जैसी बात है, जो है ना ज्यादा कोई बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं होती, सिंपल सी बातें होती है जो लॉजिकल है। क्या ये सिंपल सा एक जनरल नॉलेज है या एक बहुत स्पेसिफिक नॉलेज है जो है ना वो सिस्टमैटिक है, स्पेसिफिक है, उससे हम हर चीज की डिटेल हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का नॉलेज है, जो है ना स्पेसिफिक नॉलेज, और स्पेसिफिक है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, और डिटेल्ड है। ठीक है, स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल नॉलेज है। तो ये इसी को जो हम बोलते हैं साइंस, है ना। मतलब साइंस नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज ए knowledge, specific, organized, detailed knowledge about the natural phenomena is called science। ओके, तो ये है साइंस, है ना। मतलब अगर आप साइंस के उसके वर्ड मीनिंग पर भी जाए, है ना, एक्चुअल में जो साइंस है ये कहां से निकला हुआ वर्ड है, तो ये लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, उससे निकला हुआ वर्ड क्या है, लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड सिंटिया। ओके,
ये तो ये सिंटिया, इसका मतलब होता है जो टू नो। ओके, इस वर्ड का मतलब टू नो, जानना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके, तो साइंस का मतलब, साइंस जो है वो इस इंडिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो हम साइंस में जो हम यही तो करते हैं, हम हमारे आसपास होने वाले नेचुरल फेनोमेनन के बारे में जानते हैं, उसे हम हमारे लिए यूजफुल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइज नॉलेज, मतलब साइंटिस्ट ने जो क्या किया है, मतलब ठीक है, हमारे लिए आजकल सारी चीजें जो रेडीमेड्स रख दी है, हमें सिर्फ पढ़ना है और सीखना है ना। उन लोगों ने जो सारी अपनी रिसर्च के इसके उसके थ्रू बहुत सारी जो है ना लंबी लंबी प्रोसेस के बाद, ठीक है, एक किसी भी एक नेचुरल फेनोमेनन के बारे में क्या किया है, इस नॉलेज कलेक्ट किया है, सिस्टमेटिकली जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उनके बेस पे नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड किया है, स्पेसिफिक नॉलेज को, डिटेल्ड नॉलेज को। तो इसी को हम जो साइंस कह देते हैं। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द लॉजिकल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ओके, जो हमें किससे मिला है? जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बारे में, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के थ्रू हमको यहाँ पर जो नॉलेज मिला है, उसे हम क्या कह देते हैं? जो साइंस कह देते हैं ना, साइंस को। ठीक है, इंग्लिश इसमें जो हिंदी में बोला जाता है विज्ञान, है ना। और विज्ञान का फुल फॉर्म होता है जो विशिष्ट ज्ञान, है ना, विशिष्ट ज्ञान, जहां विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, तो साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, जो साइंस हमने एक स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, जो हमें किससे मिला है? जो विच इज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, उसको हम कहते हैं जो साइंस। ठीक है, अब ये साइंस की जो हमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? मतलब इतने जो साइंटिस्ट लोग हैं भिड़े हुए हैं, नई नई रिसर्च करते रहते हैं, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी है इन सब रिसर्च करने की? ये आराम से सो भी तो सकते हैं जो घर में। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने एप्पल वाली कहानी सुनी है न्यूटन की, कि उनके पास एप्पल गिरा है और एप्पल गिरने के बाद उन्होंने, ठीक है, क्या किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वेंशन कर दी, है ना। मतलब ये कहानी उनके लिए फेमस है। तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है? जो ये आराम से सो भी तो सकते हैं। एप्पल से न्यूटन के पास गिरा था, तो वो न्यूटन क्या कर सकता था? एप्पल को खा के आराम से वहीं सो जाता। ऐसा हम सोचते हैं, है ना। ऐसे मीम्स बनते हैं जो हमारे इंडियंस में, इंडिया में, इंटरनेट पे। सही है ना। चलिए, तो ये तो एक बात कि क्या जरूरत पड़ी है इन सब के बारे में स्टडी करने की। ओके, तो यहाँ पर जो आज हम हमारे आसपास की फैसिलिटीज की बात करें। ओके, तो अगर आप इमेजिन करो बच्चों कि हम इन सारी नेचुरल फेनोमेनन्स की स्टडी नहीं करते, साइंटिस्ट लोग इस नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी नहीं करते, वो ये सारी बातें पता नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। जैसे आज आप मुझे वीडियो पे इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट आपने खोला है, ओपन किया है, आपने वीडियो में नाम डाला है फिजिक्स पेंसिल अपने यूट्यूब की लिंक में, और मैं आपको दिख रहा हूँ। ये कैसे, किस तरह से हो रहा है? तो ये क्या पॉसिबल था अगर साइंटिस्ट लोग इतनी रिसर्च करके हमको ये नॉलेज नहीं देते? नहीं होता। आज हम क्विकली जो यहाँ पर अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हो, हम एरोप्लेन यूज करते हैं, हम ट्रेन यूज करते हैं, बहुत ही कम समय में हम ट्रेवल कर जाते हैं। आप इमेजिन करो कि अगर हमें एरोप्लेन्स के इंजन के पीछे जो फंक्शन है ना, उसके पीछे जो साइंस है, फिजिक्स है ना, ट्रेन के इंजन के पीछे जो साइंस है, फिजिक्स है, अगर हमें इनका नॉलेज नहीं होता तो क्या हम ये इंजन बना पाते हैं? क्या हम ये फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल हो पाती? नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छी बच्चों ये बात हम कहेंगे कि हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है, एक फैसिलिटी है कि साइंस की, मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट की है, और रिसर्च स्टार्ट करने के बाद हमारे लिए ऐसे सारे, है ना, स्टडी और नॉलेज कलेक्ट करके रखा है, जिसके बेसिस पर हम बहुत सारे हमारे लिए, है ना, यूजफुल थिंग्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस का जो एम है, क्यों, है ना, बात ये आ रही थी जो कि क्यों पड़ी है साइंटिस्ट लोगों को इतनी स्टडी करने की। तो क्या हुआ जो आज उसका रिजल्ट आप देखें, आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है
है ना, जो सारी साइंस के बेस पर अवेलेबल है, साइंटिफिक उसके है ना टेक्निक लगा के हमने सारी ये सारे इक्विपमेंट्स ये सब फैसिलिटीज बनाई है। तो यहाँ पर जो एम क्या है इस चीज करने का, तो यही है जो है ना साइंस, हमारे आसपास जो चीजें हो रही है ना, उनका स्टडी कर लेना। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, उससे हीट बनती है, हमने हीट की स्टडी की, हमने हीट इंजन बना दिया। ओके, पानी को जो किसी कहां पर गिराते हैं, किसी टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन पे पानी पे गिरने पर कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां से करंट बन जाती है। इसकी हमने स्टडी कर ली, तो हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी बना ली। ओके, तो इस तरह से जो ये सारे नॉलेज का हमने है ना क्यों यूजफुल है, तो इन सारे नॉलेज की स्टडी करने से हमारे लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई है। ठीक है, मतलब जो आसपास जो चीजें हो रही है उसको हमने हमारे लिए यूजफुल बना लिया है। तो यही है हमारा, दैट इज द एम ऑफ साइंस। ठीक है, तो व्हाट इज द एम ऑफ साइंस? ठीक है, द एम ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना ऑकरिंग अराउंड अस एंड मेक इट यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए इसे क्या बनाना, यूजफुल बनाना। ये हमारी सभी साइंटिस्ट लोग की जो क्या रही है, टेंडेंसी रही है अपने रिसर्च वर्क स्टार्ट करने के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो कि साइंस जो है, अब हम साइंस में हमारे पास किन किन चीजों का नॉलेज है जो, तो अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें, उन्हें हम है ना डिवाइड करें उनकी कैटेगरी के बेस पर, तो हम क्या देखेंगे, हम किसी किसी फेनोमेनन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने एक एग्जांपल दिया, फोटोसिंथेसिस किससे रिलेटेड है जो, प्लांट्स से, प्लांट्स मतलब लिविंग बींग से। दूसरा जो हम पढ़ते हैं स्टडी, दिन और रात का होना, हीट का बनना। ठीक है, हम वाटर को बॉईल कर देते हैं, उससे हीट बन जाती है, वेपर बन जाती है, तो उससे वेपर से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो वहां पर हीट से, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि दिन और रात के होने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है। ठीक है, तो हम साइंस में जो स्टडी कर रहे हैं, तो हम लिविंग बींग से रिलेटेड स्टडी भी कर रहे हैं और नॉन लिविंग बींग से भी रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो इसी बेस पर हमने साइंस को, ठीक है, उसको और जो ठीक है कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में। ठीक है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। द साइंस विच डील्स विद द लिविंग बींग्स। ओके, लिविंग बींग से रिलेटेड जो साइंस है, जो उनकी स्टडी से रिलेटेड, द साइंस विच डील्स विद द लिविंग बींग्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, which deals with the study of living things is called biological science, है ना। जैसे आज भी जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स मतलब बॉटनी हम ब्रांच है हमारे पास, जिसमें हमने जो प्लांट्स हैं उनकी नॉलेज को एक अलग कैटेगरी में रख दिया, एक अलग उसका ब्रांच बना दी, तो वो हमारी बॉटनी हो गई, है ना। एनिमल्स की हमने उनकी स्टडी की है कि उनसे रिलेटेड सारे जो हमारे टर्म से रिलेटेड है उसको हमने नाम दे दिया, उस पूरे नॉलेज को जूलॉजी। तो इसी तरह से जो फॉरेंसिक साइंस है, ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स के, उनकी है ना, बर्ड्स की जितनी भी वो होती है जो उनकी प्रजाति, ये सब इससे, है ना। एंटोमिनोलॉजी जिसमें हम है ना किसके बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के, इनके, ये सब। ओके, तो हम साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं। हमने हमारी बारे में भी पढ़ के रखा, जो हमें हमारी बॉडी में, बॉडी का स्ट्रक्चर पता है, बॉडी के अंदर के फंक्शंस क्या क्या चलते हैं, ये सारी बातें हमें पता है। तो हमने लिविंग थिंग्स का भी स्टडी करके रखी है। तो इसको हम जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड साइंस है बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो साइंस है जो फिजिकल साइंस, उसे हम कहते हैं। द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, जो मतलब जो हमारा फिजिक्स है, ये नॉन लिविंग थिंग से ही रिलेटेड है। जैसे दिन और रात का होना, हीट, लाइट, ओके, साउंड, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसलिए फिजिक्स भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, फिजिकल साइंस में, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है ना। और इसी तरह जो हम इसमें एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एटम, केमिकल, ये भी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, मतलब हमारा केमिस्ट्री भी जो, जियोलॉजी या ज्योग्राफी हम जिसे बोल देते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, ज्योग्राफी मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं हम, अर्थ के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, प्लैनेट्स के, इसके बारे में ये बातें। तो हमारे पास जो साइंस का
जो फील्ड है बहुत वास्ट है, जो बहुत बड़ा है, मतलब हम इसमें छोटी से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक है ना फेनोमेनन की स्टडी करते हैं। इसलिए हमने आसानी के लिए उनको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में बांट दिया, छोटे छोटे से पार्ट्स में बांट दिया, सब्जेक्ट ना बोलते हुए पार्ट्स में बांट दिया, है ना। तो हम कुछ में जैसे हीट, लाइट, साउंड इनकी स्टडी करें तो हम उसको फिजिक्स कह देते हैं, है ना। एटम, न्यूक्लियाई, इनके अंदर की बॉन्डिंग, ये कैसे जुड़ते हैं, केमिकली कैसे बनते हैं, उसकी स्टडी को हमने केमिस्ट्री बोल दिया। तो इस तरह से हमने उसको सब्जेक्ट वाइज जो एक है ना अलग सब डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर उसमें से स्टार्ट करने वाले हैं किसको, फिजिक्स को। ओके, तो अब ये तो था जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ओके, उसका एम हमको समझ में आया, उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया वो हमको समझ में आया। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर कि साइंटिस्ट जो जब किसी रिसर्च को स्टार्ट करता है तो वो कैसे करता है ना। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। चलिए एक काम कीजिए बच्चों, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए मतलब या तो पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो को, या तो फिर मैं यहाँ से हटता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको आप अपनी कॉपी में मेंटेन करना। ओके, चलिए अब हम समझते हैं बच्चों साइंटिफिक मेथड, है ना। तो अभी हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि जो भी रिसर्च वर्क साइंटिस्ट करते हैं मतलब उसकी भी जो कोई ना कोई एक सिस्टमेटिक मेथड होगी, एक स्टेप वाइज वो है ना मेथड को ऑब्ले करते चले गए, है ना। मतलब ये हमारा जनरल एक्सपीरियंस है बच्चों कि अगर हमें कोई वर्क करना हो, है ना, हम रिसर्च वर्क की बात नहीं कर रहे, हम एक साउंड जनरल सा हमें वर्क करना है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमें कहीं टूर पर जाना है, कहीं जाना है, तो उससे पहले भी जो हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं, है ना, प्लानिंग्स करते हैं, रिजर्वेशंस करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो हम कुछ स्टेप्स को मतलब कुछ है ना वर्क को फॉलो करते हुए हम ठीक है हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो सिमिलरली जो अब अगर हम एक सिंपल से वर्क को करने के लिए कुछ प्लान्स करते हैं, है ना, उसकी स्टेप्स बनाते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ये तो एक हमारी कॉमन सी बात है जो। तो इसी तरह से अगर साइंटिस्ट को कोई रिसर्च करनी हो तो वो भी कोई ऐसा नहीं होगा जो कि नींद में से उठे और कह दिए कि ये इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है। वो कई सारी जो है ना स्टेप्स को गुजरने के बाद वो एक रिसर्च के रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं, है ना। तो जो मेथड जो वो फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च वर्क के लिए, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो वो जो मेथड जो वो ऑब्ले करेंगे वो क्या होगी, एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल मेथड रहेगी, ठीक है, जो अपने रिसर्च वर्क या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो यूज करते हैं। तो द मेथड विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड एडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट टू फॉर देयर रिसर्च वर्क इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ओके, अब साइंटिफिक मेथड की जो कुछ स्टेप्स होती है या हमने उस स्टेप्स को कुछ नाम दे दिया है जो हम वहां पर फॉलो करते चलते हैं। तो पहला है जो यहाँ पर उसकी मेथड की कुछ स्टेप्स, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ओके, तो अब ये स्टेप्स जो क्या है ना, या कैसे जो एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाते चलता है, उसी को हमने कुछ नाम, उसकी स्टेजेस को हमने यहाँ पर नाम दे दिए, है ना, ठीक है। तो वो स्टेजेस के नाम ये हैं। अब यहाँ जो हम उसको कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं, है ना, जिससे सिंपल सब जो यहाँ पर है ना, मतलब हमें कोई एग्जांपल ले लें किसी रिसर्च वर्क की कि सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेगा एक प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक कोई प्रॉब्लम लेकर चलते हैं ताकि हमको वो स्टेप्स इजीली समझ में आ जाए जो कि कैसे कैसे स्टेप से गुजरता होगा कोई साइंटिस्ट। ओके, तो चलिए हमने तो यहाँ पर न्यूटन का जो वो एप्पल वाला केस सुना है ना, कि एप्पल वाली कहानी तो सुनी हमने न्यूटन पे कि गार्डन में वो है ना बैठे थे और उनके पास कोई एप्पल गिरा और एप्पल गिरने के बाद उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स की इन्वेंशन कर दी कि ऐसे कंक्लूजन दे दिया कि अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो क्या बच्चों ये प्रोसेस 1 मिनट में हो गई होगी, इधर एप्पल गिरा और इधर उन्होंने ये बता दिया? नहीं बच्चों, ठीक है ना, इसकी बहुत सारी बच्चों क्या रही होगी, है ना, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे ऐसे। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो है, ठीक है, जो न्यूटन की एप्पल वाली कहानी है उसी का हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर जो
जो एप्पल वाली कहानी है न्यूटन से रिलेटेड की एप्पल गिरा और ये सब, ये इसकी जो हकीकत है ये हम बाद में समझेंगे जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो है ना। अभी हम उसको ये नहीं कह रहे ये सही है या गलत है, हम सिर्फ एक कॉमन से एग्जांपल उसको समझने के लिए लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इसलिए बच्चों की फेमस एग्जांपल है इसलिए, है ना। चलो तो अब सबसे पहले बच्चों मान लो आप कि न्यूटन के पास एक एप्पल गिरा होगा या ऐसा वैसा, तो फिर उन्होंने क्या शुरुआत की होगी, उनके दिमाग में जो वहां से क्या किया होगा और किस तरह से वो अपने कंक्लूजन पर पहुंचे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाले। चलो तो यहाँ पर मान लो जो कि न्यूटन के पास एक एप्पल गिरा है ना। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या देखा, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई कि उनके दिमाग में एक बात यह है कि ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिर रहा है ना। ऑब्जेक्ट जो एप्पल है वो प्लांट अपने इससे प्लांट से नीचे गिरा है, ठीक है, मतलब कि ट्री से वो नीचे गिरा है, सॉरी, है ना। तो क्यों गिरा है, ये उनके लिए प्रॉब्लम बन गई। अब अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च वर्क स्टार्ट किए जो है ना। और वो रिसर्च वर्क क्या रहेंगे उसको अब हम समझना चाहिए। जैसे उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया होगा कि क्या एप्पल ही नीचे गिरता है, फिर वो अपने लैब में गए होंगे, मतलब हम उनकी कहानी से समझ रहे हैं जो हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा इन स्टेप को समझने के लिए, हम उनकी कहानी लेकर चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना। चलिए तो सबसे पहले जैसे एक एप्पल गिरा तो वो कहाँ पर गए होंगे, अपने लैब में। फिर उन्होंने है ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होंगे, डिफरेंट मतलब कंट्रोल कंडीशन में जो यहाँ पर, ठीक है, लैब में गए और उन्होंने ये देखा कि क्या एप्पल को फिर से गिरा कर देखा वहां पर लैब में। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एप्पल वहां पर भी नीचे ही गिर रहा है और फिर उसके साथ कोई दूसरे ऑब्जेक्ट भी जोड़ लिए होंगे, जैसे स्टोन को गिरा कर देखा, लकड़ी को गिरा कर देखा, पेपर को गिरा कर देखा। तो फिर उनको समझ में यहाँ से आया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सही में प्रॉब्लम है। मतलब सबसे पहले तो ये बात ये आती है कि ये जो जिसपे वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम सही में एक प्रॉब्लम भी है कि सिर्फ एक है ना कोई इंसिडेंट है। तो यहाँ पर उनको वो बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकर क्या करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। कि जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया होगा कि मान लो एप्पल गिरा के देखा अपने लैब में, फिर पत्थर गिरा के देखा, फिर लकड़ी गिरा के देखी, फिर ये पाया कि सभी की सभी नीचे गिरते हैं और उन्होंने वहां से कुछ डाटा कलेक्ट किया होगा, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक डाटा कोई जानकारी कलेक्ट की होगी, मतलब कि एप्पल इतनी स्पीड से गिरता है और अपने पत्थर इतनी स्पीड से गिरता है, कागज इतनी स्पीड से गिरता है, या गिरने का तरीका देखा होगा। ये सारी उन्होंने जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की होगी, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से उनके लैब में। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि साइंटिस्ट के लिए सामने जो प्रॉब्लम होती है, जो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड वो जानकारी एक कलेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो, है ना। और ठीक है, तो यही उसकी पहली स्टेप रहेगी जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेगा, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, फर्स्ट द साइंटिस्ट परफॉर्म कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट द डाटा on the basis of it related to their problem. ओके तो ये उसकी फर्स्ट स्टेप। अब उनके पास जो सही में एक जानकारी आ गई है अपने एक्सपेरिमेंट से कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हैं, ये सब। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, उन्हें अब अपना रिसर्च वर्क क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो रिसर्च वर्क आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, अब जो सिंपल सा एग्जाम्पल लो, है ना। जैसे मान लो जो ये हमारी खुद की एग्जाम्पल की बात करें, है ना। अगर हम कोई वर्क करते हैं तो सबसे पहले भी जो हमें कुछ पता लगाना, जैसे मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए जो आप अपनी क्लास में बैठे हो, आप अपना है ना बैग ओपन करते हो, उसमें से स्केल निकालते हो, तो आपके पास जो स्केल है वो स्केल टूटी हुई मिलती है, ओके, है ना, टूटी हुई मिलेगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। तो आप सबसे पहले जो आपके दिमाग में कोई ना कोई बात आएगी कि ये कैसे टूटा, है ना। अब आपको स्केल टूटी हुई दिखी, अब आपको पता करना है कि ये टूट कैसे गई। तो टूट कैसे गई मतलब अब आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको इसकी रिसर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो दिमाग में 2-3 आइडिया आपके आएंगे। क्या हो सकता है आपके फ्रेंड ने तोड़ दी हो, है ना, ये भी हो सकता है भाई आपका फ्रेंड ने तोड़ दी हो, रख दी हो। दूसरा कि आपके बैग में एक बुक है जिसका वजन ज्यादा है, उसके कारण वो दबकर टूट गई है,
है ना, ये भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में ऐसे 2-3 आइडियाज चलते रहेंगे कि मेरे फ्रेंड ने तोड़ दी होगी, या फिर बुक के अंदर तोड़ गई होगी, या किसी घर में छोटे भाई ने तोड़ के रख दी होगी, है ना, ये बात आएगी। तो अब आप इन तीनों में से सही सच्चाई का पता लगाओगे कि भाई कौन सी बात सही है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिमाग में एक आइडिया बनाओगे, कच्चा आइडिया बनाओगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के। जैसे कच्चे से मतलब भाई आपने सोचा है मेरे फ्रेंड ने तोड़ दी, ये आपका एक वर्किंग फैक्ट हो गया, आप इस पे काम करोगे, इसके पीछे की सच्चाई पता लगने लग जाओगे कि फ्रेंड ने तोड़ी या नहीं, उससे पूछोगे, ये करोगे। दूसरा आइडिया आपके दिमाग में आया कि भाई बैग में ज्यादा वजन होने से टूट गई है, इसके नीचे दबने से, बुक से, तो आप उसकी सच्चाई का पता लगाओगे। तो आप किसके पीछे वर्क कर रहे हो? बैग में स्केल टूट जाने के कारण उसका वजन, इसके पीछे का वर्क कर रहे हो। दूसरा फ्रेंड के पीछे, या फिर घर में आप पता लगाओगे कि किसी अपने छोटे भाई ने या बहन ने तोड़ दी होगी, उसके पीछे। तो आप इन प्रिंसिपल के पीछे आप काम करोगे और सही उसमें से कोई एक निकलेगा, है ना, ठीक है। और तीनों में से आपके आइडिया तो बहुत सारे आपके पास, लेकिन 3 में से कोई एक बात ही सच निकलेगी। तो इसी तरह जो है ना, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, ये मैंने आपको थोड़ा सा फील होने के लिए ये एग्जांपल दिया जो कि हम खुद अगर किसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम हमारे दिमाग में एक आइडिया लेकर चलेंगे, उस आइडिया के पीछे वर्क करेंगे और उसकी सच्चाई तक पहुंचेंगे। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट जब कुछ डाटा कलेक्ट कर लेता है एक्सपेरिमेंट से, तो फिर उसके लिए वो एक वर्किंग प्रिंसिपल बनाता है उस पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जो वर्किंग प्रिंसिपल बनाता है, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर, उसी वर्किंग प्रिंसिपल को जो अभी प्रूफ नहीं हुई है, जो अभी सच प्रूफ नहीं हुई है, सही है या गलत, सिर्फ उसको उस पर आगे वर्क बढ़ाना है। तो वो एक वर्किंग प्रिंसिपल बनाएगा जिसको मानते हुए वो अपना वर्क जो प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, है ना। तो अगली स्टेप में साइंटिस्ट क्या करेगा, एक वर्किंग प्रिंसिपल बनाता है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब अगली स्टेप हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द डाटा obtained by the experiment. Scientists form a working principle which is called hypothesis. मतलब हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है जो नॉट प्रूव्ड, मतलब जो प्रूव्ड नहीं हुई होगी उस थ्योरी को, है ना, हम क्या कहते हैं, जो हाइपोथेसिस कहते हैं उस प्रिंसिपल को। ओके, तो नॉट प्रूव्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अभी वो सही है या गलत ये नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद जैसे मान लो जो हम न्यूटन वाला एग्जांपल ले रहे थे, है ना, उसी के एग्जांपल से समझते हैं कि न्यूटन के जो सामने पहले, है ना, प्रॉब्लम ये थी फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, टुवर्ड द अर्थ। ये उनकी प्रॉब्लम थी कि ये ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ की ओर ही क्यों गिरते हैं। तो अब उन्होंने इसकी पहले तो कोई जानकारी निकाली कि सारे ऑब्जेक्ट गिरते हैं, ये करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन निकाली। फिर अब उन्होंने अपने दिमाग में 2 आइडियाज लाए होंगे, है ना, ठीक है, 2 आइडियाज क्या, जैसे एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स, है ना, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स। अभी तो हमें रीजन पता है ना, अभी जस्ट की बात करें तो हमें पता है कि अर्थ खींचती है, अट्रैक्शन फोर्स अर्थ का होता है। लेकिन आप इमेजिन करो जो उस समय की, जब सारी बातें क्लियर नहीं थी, है ना, ग्रेविटेशनल लॉ एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, उस समय उसकी रिसर्च नहीं हुई थी, तो तब तो न्यूटन को ये आइडिया नहीं था कि अर्थ अट्रैक्ट करती होगी। तो फिर, है ना, आप अपने आप को उस समय में क्या करके देखो, इमेजिन करके देखो कि आप उस समय में हो। तो हमारे दिमाग में, खुद के दिमाग में 2 बातें आएगी, है ना, कि एक तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा, तो उसके नीचे गिरने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स, या दूसरा, ठीक है, एयर प्रेशर, है ना, प्रेशर ऊपर से, मान लो क्या है, एयर है, तो एयर क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी ना। ये भी तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो 2 रीजन हो सकते हैं। अभी हमको रीजन मालूम है, मान लो हमको रीजन नहीं पता है, तो हम तो ये सोच सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से दबाव लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, तो नीचे आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा होगा कि अर्थ खींच रही होगी, यही आइडिया होगी नीचे आने के।
तो मान लो जो न्यूटन के दिमाग में भी यही बातें आई होगी, है ना, समझने के लिए बोल रहा है, ये आई होगी, ये बात आई है उनके दिमाग में, ये नहीं कह रहे हैं, है ना, हम हमारी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए कह रहे हैं ना। चलिए, तो दो बातें हो सकती है, जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने की, ठीक है। तो न्यूटन ने तो यहाँ पर एक अपने दिमाग में दो आइडियाज बना लिए, मतलब या तो अर्थ खींच रही है अर्थ, ओके, और या तो एयर प्रेशर है। तो ये उनकी क्या हो गई, हाइपोथेसिस हो गई। ये उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हाइपोथेसिस हो गया, ओके। अब इनकी टेस्टिंग वो करेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या बना दिया उन्होंने, हाइपोथेसिस बना ली कि ऐसा ऐसा हो सकता है, या तो ऊपर का फोर्स लग रहा होगा एयर प्रेशर, या फिर अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। ये दो बातें हो सकती है, समझने के लिए हम ये कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है उसको न्यू एक्सपेरिमेंट से वो वेरीफाइड करना चाहेंगे, वेरीफाइड करेगी कि जो मैं बात सोच रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो अब उन्होंने उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। अब जैसे उन्होंने भी तो एक्सपेरिमेंट किया इसमें वैक्यूम की, समझना हो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, तो हम वैक्यूम की, ओके। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर भी नहीं होगी, तो एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं है। तो उन्होंने जो वैक्यूम में मान लो ये एग्जाम है ना, एक्सपेरिमेंट किया, ओके। तो वैक्यूम में किया तो ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो तो अब क्या हो गया, जीरो हो गया, प्रेशर हट गया मान लो, है ना। अब वो वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट को करते हैं और तब भी यही पाते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ओके ना। तो फिर इस बात से उनको ये क्लियर हो गया कि ऊपर का तो फोर्स है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं ऊपर से लगने वाला, फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर ये बात उनको क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेटली कौन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ओके। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और उस हाइपोथेसिस में से कोई एक हाइपोथेसिस जो ट्रू प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने फिर उसके बेस पर क्या कर दिया, हाइपोथेसिस सही हो गई, एक हाइपोथेसिस सही प्रूफ हो गई एक्सपेरिमेंट से। तो फिर वो उसके बाद क्या करेंगे, मतलब थर्ड स्टेप में क्या करता है साइंटिस्ट, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग न्यू एक्सपेरिमेंट। और उसके बेस पर क्या करेगा, अब अगले स्टेप में कंक्लूजन निकल कर आ गया उनके पास कि भाई अर्थ ही खींचती है ऑब्जेक्ट को, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगता है ना, अर्थ ही ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, ठीक है। तो फिर अब वो उसकी कंक्लूजन को सभी को बता देंगे, मतलब प्रेडिक्शन कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे, है ना, उसको पब्लिश कर देंगे उनके निकले हुए रिजल्ट को कि अर्थ सब सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, इसलिए ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरते हैं। तो ये उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला इसको पब्लिश्ड कर दिया, सबको बता दिया, तो हम इसे कहेंगे उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी, एक भविष्यवाणी कर दी, ओके। चलिए, तो अगली स्टेप में यहाँ पर टेस्टिंग भी हो गई, साथ में वैलिडिटी की टेस्टिंग भी हो गई, और उसी के साथ साइंटिस्ट क्या भी कर देता है, क्या भी बना देता है, जो प्रेडिक्शन भी कर देता है, भविष्यवाणी भी कर देता है। अब उनके थ्रू जो प्रेडिक्शन की गई, भविष्यवाणी की गई, ठीक है, अब या तो वो सभी जगह पे सही होगी, है ना, एक्सपेरिमेंट से तो वो सही प्रूफ कर चुके हैं, ओके, तभी वो प्रेडिक्शन बनेगी, जो है ना। अब उनके थ्रू जो की गई है जो प्रेडिक्शन की गई है, अब या तो वो कुछ कंडीशन में सही आएगी या कुछ कंडीशन में, सभी कंडीशन में सही आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो उन्होंने क्या बोल दिया अब जो कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ बना दिया। अब उनका ये जो फोर्स ये है ना, उनकी जो प्रेडिक्शन है, उन्होंने देखा कि दूसरे प्लेनेट पर भी ऐसा होता है, मून भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, वीनस भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, सारी मतलब जितने प्लेनेट्स जितने ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उनकी ये जो प्रेडिक्शन है सभी जगह पर सही पाई जा रही है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्स में सभी कंडीशन में सही आ रही है, अर्थ पर आ रही है, मून पर आ रही है, सारी जगह पर ये सब सही प्रूफ हो रही है, ओके ना। तो फिर इस प्रेडिक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, जो लॉ, है ना। तो अगर जो थ्योरी जो उन्होंने क्या लेकर चले थे, प्रेडिक्शन सभी कंडीशन में वेरीफाइड हो जाती है,
तो उनकी जो हाइपोथेसिस है फिर वो किसका फॉर्म ले लेगी, लॉ। तो वो क्या बन जाएगा, लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है जो 9th क्लास में पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है ना ये थ्योरी है, वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए उसे लॉ वर्ड लगाया जाता है उसके सामने, तो ग्रेविटेशनल लॉ है ना। और अगर वही थ्योरी सभी जगह पर सही प्रूफ नहीं होती, उनकी जो हाइपोथेसिस है वो सही जगह सभी जगह पर प्रूफ नहीं होती, जैसे एग्जांपल के लिए कि उन्होंने ये पता लगाया कि अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचती है। अब अर्थ खींचती है, वो मून पर पता करते हैं तो मून पर नहीं, मून ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींचता है ना। या वीनस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींचता है, वीनस अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाता है। तो इसका मतलब उनकी जो कही गई बात है उसी बात के लिए सही है, प्लेन दूसरे प्लेनेट के लिए सही नहीं है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इस तरह से अगर जो प्रेडिक्शन या जो कंक्लूजन निकाले गए हैं टेस्टिंग के बाद, अगर वो सभी कंडीशन में ट्रू होते हैं जो, तो वो लॉ का फॉर्म ले लेते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। और अगर सभी कंडीशन में सही नहीं होते हैं तो वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्म ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो एक रिसर्च स्टार्ट होकर किसका कहां पर एंड हो जाती है, प्रिंसिपल पर या लॉ पर जो, है ना। तो इस तरह से एक साइंटिस्ट अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए इन सारी प्रोसेस से गुजरता है जो, है ना, इन स्टेजेस से गुजरता है। तो पहली है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, समझ में आ गया, शॉर्ट में एक बार देख ले। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करता है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको वो पहले तो टेस्ट करता है कि वो जिस प्रॉब्लम पे रिसर्च करने चाह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो वो छोटा एक्सपेरिमेंट करेगा और उससे कुछ डाटा जानकारी कलेक्ट करेगा पहली स्टेप में। ओके, फिर उस रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम को और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए उसके बाद क्या करेगा, एक मतलब वर्किंग प्रिंसिपल बना के चलेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब इसमें क्या है, मेन वर्किंग प्रिंसिपल बनाया जाता है। फिर अगले में क्या करेगा, जो वर्किंग प्रिंसिपल उन्होंने बनाया है उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद कुछ कंक्लूजन और कुछ क्या निकालेगा, प्रेडिक्शन निकालेगा। तो टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, ओके, एंड ये प्रेडिक्शन बनाएगा। अब प्रेडिक्शन को फिर से जो अगर वो सारी कंडीशन पे वेरीफाइड पाई जाती है तो लॉ का फॉर्म ले लेगी, और अगर नहीं पाई जाती है तो वो प्रिंसिपल का फॉर्म ले लेगी। तो इस तरह से जो ये रहा हमारा साइंटिफिक मेथड, है ना। ये एग्जांपल जो सिर्फ हमने इस थ्योरी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के लिए, समझ में आने के लिए, फील होने के लिए न्यूटन की ये वाली थ्योरी का एग्जांपल लिया था जो, है ना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, एयर प्रेशर सोचा होगा, ये सब, है ना। चलिए, ये इसकी कहानी जो कुछ और है, ये जब हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हमको सब क्लियर होगा। एक्चुअल में ये ऐसा भी नहीं है कि एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर ली, जो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है ना, वो हम आगे वाले इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जो ये था जो हमारा साइंटिफिक मेथड, है ना। तो अभी तो जो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, हमने यहाँ पर जो सिर्फ पढ़ा है साइंस और साइंस में होने वाली रिसर्च का तरीका जो, ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो फिजिक्स, फिजिक्स क्या है वो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है ना। तो इस तरह से जो, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना दे चलिए। हालांकि एक्चुअल में जो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा हमारा चैप्टर है पूरा इंट्रोडक्टरी है पूरा की, है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल है। और इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो हम इसको एक वीडियो में भी खत्म कर सकते थे, 1 घंटे में जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है सिर्फ थ्योरेटिकल बात करके कि ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं आपको इतना रिटर्न मटेरियल नहीं भी देकर सारी बात जो सिर्फ हेडिंग में खत्म कर देता, तो उसमें हमारा वीडियो जल्दी बन जाता, है ना, फायदा हो जाता। लेकिन जो ध्यान रखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आप नए हो 11th क्लास में, तो आप लोगों को जो नोट्स बनाने का तरीका आना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि, है ना, नोट्स क्रिएट करने और नोट्स बनाते आना चाहिए जो, ठीक है। और क्योंकि लास्ट में जो सारी चीजें खत्म हो जाती है एग्जाम टाइम पे, है ना, सारी क्लासेस बंद हो जाती है, सब बन जाता है, सब आपके हाथ में सिर्फ नोट्स रहते हैं, आप और आपके नोट्स रह जाते हैं और आपकी पढ़ाई और आपका समय रह जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी जो सबसे पहले जो अगर आप साइंस में आए हो तो मैं आपको यही कहूँगा जो कि साइंस, ठीक है, आप क्योंकि अभी जो कई स्कूल्स के रिजल्ट नहीं आए हैं बोर्ड एग्जाम के,
और मेरे हिसाब से भी जो कि कई स्कूल्स में है ना सब्जेक्ट भी डिवाइडेड नहीं हुए हैं कि इसको ये सब्जेक्ट मिला है ये 10th के बाद आफ्टर, है ना। तो अभी कुछ बच्चे अपने इंटरेस्ट बेस पर पढ़ रहे हैं, है ना। कोई इंटरेस्ट के बेस पे साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को जो सीधे बता दूं कि अगर आप अपने इंटरेस्ट बेस पे पढ़ रहे हो जो साइंस, तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है साइंस के लिए। लेकिन साइंस लेने के लिए जो साइंस टाइम मांगता है ना। ऐसा नहीं है जो कि जैसे आप 10th में अभी तक पढ़ते आए हो, है ना। 10th में आपने पढ़ा है जो सिर्फ 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो, पूरी की पूरी थ्योरी एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर लेते थे जो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आप अपनी 10th की पूरी बुक्स मिला लो जो, और उसकी प्रॉब्लम्स, उसका है ना डिफिकल्टी लेवल मिला लो, तो आपका एक बुक के बराबर ही होगा। तो 10th की स्टडी और 11th 12th की स्टडी का लेवल जो बहुत अलग हो जाता है। तो इसलिए अगर आप टाइम साइंस में आए हो तो साइंस को आप अपना टाइम दीजिए, साइंस को आप अपनी साइंस की स्टडी के लिए टाइम दीजिए। जो अगर आप साइंस को टाइम देंगे तो बाद में जो साइंस आपका टाइम बदल देगा, जो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट कर देगा, है ना। ये जो क्योंकि जो हमारा एम क्या ही है, फ्यूचर ब्राइट करना, है ना। सारी बात जो सिर्फ फ्यूचर और करियर की लड़ाई के लिए ही है। हम साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ये लेते हैं जो, ठीक है। तो सारे सब हमारे दिमाग में बात वही होती है कि साइंस का स्कोप आगे ऐसा है, हमने सुनकर रखा होता है हमारे आस पड़ोस से, हमारे है ना घर में हमारे सीनियर से कि साइंस ले लो, साइंस का ये फायदा है, वो फायदा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो साइंस के फायदे तो है, लेकिन साइंस जो है ना फायदा उसका देने के लिए आपसे टाइम मांगता है, ठीक है। तो टाइम दीजिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए जो, ठीक है। तो है ना ध्यान में रखिए जो, क्योंकि साइंस क्या बोला, एक कहावत है ना जो, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो अगर आप साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस की स्टडी को अपना टाइम देते हो तो साइंस आपके लिए वरदान है, अदरवाइज जो अभिशाप है। आप है ना, आप बोलोगे कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट, कौन से फील्ड में आ गया, मैंने साइंस क्यों ले लिया 11 से, मैं कॉमर्स में क्यों नहीं गया, मैं आर्ट्स में क्यों नहीं गया, है ना। तो बात वही है जो आगे चल के परेशान होने से बेहतर है आप सही डिसीजन समय पहले अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, सीनियर के साथ मिलके, अपने है ना कलीग जो भी है आपके टीचर्स उनके साथ मिलके, और एक सही सब्जेक्ट अपने मेंटल लेवल के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनिए। और अगर आप साइंस फाइनल डिसाइड कर चुके हैं तो फिर साइंस की स्टडी के लिए जो सीरियस हो जाइए और पढ़ते चलिए जो साथ में, है ना, ठीक है। साथ में से मतलब जो आज हम ये लेक्चर देख रहे हैं, आज इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। पेंडिंग में जो अगर आप कुछ डालोगे तो वो हमेशा पेंडिंग रहेगा और बर्डन बढ़ता चलेगा और सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे आसान से सब्जेक्ट जो, ठीक है ना। तो चलिए, तो थोड़ा जो कुछ जनरल बातें आपको बता दी, क्योंकि आप यहाँ से मेरे हिसाब से जो कुछ बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए अगर वो फर्स्ट है तो उनको जो इस बात को फॉलो करना चाहिए कि डेली वो अपडेट रहे, डेली पढ़ते रहे, डेली नोट्स बनाए। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि फिजिक्स की, जो मैथ्स केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसकी जो, है ना। तो नोट्स क्रिएट करते चलिए, है ना। ये जो आपको मैं यहाँ पर नोट्स बोर्ड पर अवेलेबल करवा दूंगा। आप किसी एक्स्ट्रा पीडीएफ और ईडीएफ की बात नहीं करिएगा, जैसे मैं देखता हूँ जो बहुत सारे इसमें कि पीछे बोर्ड पर तो सब टीचर्स लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा बोलते हैं कि हमको पीडीएफ दीजिए, ये दीजिए, सब फालतू बात है। जो यहाँ पर जो लिखा है फाइनल है आपके पास, है ना। मतलब मैं इस तरह से नोट्स दे दूंगा आपको कि आपको सिर्फ उसको अपनी कॉपी में, है ना, लिखते चलना है एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब थ्योरी के पूरे नोट्स आपको यहाँ पर बोर्ड पे मिल जाएंगे। तो डेली पढ़िए, डेली, है ना, जो जब आपके वीडियोस आते रहेंगे उन वीडियो को देखिए, नोट्स बनाते चलिए, है ना। और ठीक है, तो सीरियस रहिए मुझे साइंस की स्टडी के लिए। साइंस आपके लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसका फायदा किस अंदाज से लेना चाह रहे हैं जो, ठीक है। चलिए, है ना। तो आप आज इतना नोट कर लीजिए जो साइंस की डेफिनेशन, साइंस की क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक मेथड, फिर जो आएगा फिजिक्स की डिटेल जो क्या होता है फिजिक्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, इसको नोट कर लीजिए।